दो दोस्त रघु और जीसान दोनों बचपन से ही बहुत करीबी दोस्त थे। उन दोनों ने अपनी पूरी पढ़ाई एक साथ ही की थी। रघु एक गरीब परिवार से था, जिसके माता पिता बहुत बड़ी मुश्किल से रघु का खर्चा चुका पाते थे। बेटा रघु, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मैं सोच रहा था कि तू कहीं कोई अपने लिए कोई काम देख ले, ताकि तेरी पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे आ सके। हाँ पिताजी, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। आपको जो मजदूरी मिलती है वो तो सारी घर के खर्चों में चली जाती है। लेकिन बेटा रघु, तू हमें छोड़कर तू कहाँ पर जाओगे? हमने तुम्हें आज तक अकेला नहीं छोड़ा है। माँ, ये बात तो तुम्हारी ठीक है। तुमने मुझे आज तक अकेले कहीं नहीं जाने दिया। लेकिन माँ, मुझे आज नहीं तो कल घर छोड़ना पड़ेगा। बेटे को तो एक ना एक दिन घर छोड़ना पड़ता है। बेटा रघु, तू काम करने किसके साथ जाएगा? तेरे साथ एक आदमी तो होना चाहिए। मैं माँ अकेला काम पे नहीं जाऊँगा। तुम्हें तो पता है, मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसे पूछ लूँगा। शायद वो चल रहा हो मेरे साथ काम पे। बेटा, तुम्हारा बचपन का दोस्त जीशान है, वो तुम्हारे साथ काम पर जाएगा। वो तो रघु मुश्किल ही तुम्हारे साथ जा पाएगा, क्योंकि उसे किस चीज़ की कमी है जो तुम्हारे साथ काम पर जाएगा? माँ, जीशान मुझसे कह रहा था कि उसके पिता उसे पैसे नहीं देते हैं, और जीशान चाहता है कि वो खुद के दम पर कोई बिजनेस शुरू करे, ना कि अपने पिता के दिए हुए पैसों से। हाँ रघु, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ काम पर जाएगा। जीशान के साथ रहोगे तो हमें भी कोई टेंशन नहीं होगी। जीशान एक समझदार लड़का है। रघु को उसके माता पिता दोनों जीशान के साथ काम पर जाने के लिए राजी हो जाते हैं। वैसे रघु को किसी न किसी के साथ काम पर जाना होगा, क्योंकि उसका पिता अब बूढ़ा हो चुका था। रघु जीशान के पास जाता है और जीशान से कहीं काम देखने के बारे में बातें करता है। जीशान यार, तुम कैसे हो? रघु, मैं तो ठीक हूँ। तुम आज बहुत दिनों बाद मुझे मिल रहे हो। घर पर तो सब ठीक ठाक है? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? वैसे तो घर पर सब ठीक ठाक है, लेकिन यार मेरे पिताजी काफ़ी बूढ़े हो गए हैं, जिससे वे कहीं भी जाते हैं तो उनसे काम नहीं होता है, और घर का खर्चा भी बहुत है। इनसे थोड़ा सा परेशान हूँ। हाँ रघु, तेरे पिता काफी बूढ़े हो गए हैं, लेकिन यार वक्त को कौन रोक सकता है? पर तू चिंता क्यों करता है? तू तो अब जबान हो चुका है, कहीं ना कहीं काम देख ले। लेकिन जीशान, मैं काम पर कहाँ जाऊँ? मैं तो आज तक घर से अकेला नहीं गया हूँ। अगर तू मेरे साथ चल सके तो तेरे से मेरा मन भी लग जाएगा। वैसे भी तुझे भी पैसों की ज़रूरत है। दोनों भाई खूब पैसा कमाएंगे। हाँ रघु, मुझे भी पैसों की जरूरत है। पिताजी तो अब पैसे देते नहीं हैं। जब भी पैसे मांगो तो वे एक ही रट लगाए बैठे हैं। शादी कर लो पहले यार, मैं कुछ अपना बिजनेस तो खोल लूं। दोनों भाई चलते हैं, पहले कुछ रुपए जमा कर लें, फिर कोई एक बिजनेस शुरू कर लेंगे। तो रघु, हम कल ही घर से निकल जाएंगे, और मैं अपने घर वालों से इस बारे में थोड़ा पूछ लूंगा। उनकी भी राय लेनी जरूरी है। जीशान अपने घर के लिए रघु के पास से चला जाता है। जीशान की माँ रसोई घर में खाना पका रही है और जीशान का पिता चारपाई पर बैठा हुआ है। जीशान की माँ कहती है, बेटा जीशान, तुम आ गए हो। सुबह से ढूंढ रही हूँ। कहाँ चले गए ना? तुमने कुछ खाया ना पिया, सुबह से भूखे पेट घूम रहे हो। माँ, मुझे सुबह रघु ने बुलाया था तो मैं रघु से मिलने चला गया था। तुम तो उसे जानती हो, एक बार रघु ने कोई बात छेड़ दी तो उसका अंत नहीं आने देता है। मुझे उसी से बातें करने में समय लग गया। हाँ रघु, थोड़ा बातूनी तो है। वैसे तो उसके घर पर सब ठीक ठाक ही चल रहा होगा। पहले उसकी माँ मिल जाया करती, अब तो मुझे उनसे बहुत दिन हो गए हैं मिले। हाँ, वैसे तो रघु के घर पर सब ठीक ठाक है, लेकिन बेचारा परेशान लग रहा था। जब घर पर सब ठीक है तो परेशान क्यों है जीशान? वो माँ मुझसे कह रहा था कि उसके घर के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। उसके पिता अब बूढ़े हो गए हैं और घर का खर्चा भी बहुत है, तो वो कुछ इन बातों से थोड़ा परेशान था। मुझसे कह रहा था कि हम दोनों कहीं पर काम करने चले। तो जीशान, तुमने क्या कहा उसे? मैंने कहा कि हम दोनों कल सुबह काम पर चल देंगे माँ। मुझे भी पिताजी पैसे नहीं देते हैं, तो बिजनेस के लिए मुझे भी पैसे कमाने पड़ेंगे। तो मैंने उसे हाँ कह दिया। इन सब बातों को जीशान का पिता सुन रहा था। वो जीशान के पास आता है और जीशान से कहता है, देखो जरा, इसे पढ़ाई लिखाई तो इससे होती नहीं है, शादी ये करना नहीं चाहता है। अब शहजादे को बिजनेस करने का भूत चढ़ा है। ये तो सोच नहीं रहा है कि अपने पिता के बिजनेस को संभाले। हाँ जीशान, तुम्हारे पिता ठीक कह रहे हैं। तुम्हें नया बिजनेस शुरू करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पिताजी का बिजनेस है, इसे संभालो। तुम्हें कहीं काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, मुझे अलग से बिजनेस शुरू करने की जरूरत है। पिताजी का मन करे तब मुझे निकाल देते हैं। मैं खुद का कोई नया व्यवसाय खोलूंगा,
जिसका मालिक केवल मैं ही हूंगा। खोलो जीशान अपना नया व्यवसाय। हम भी देखते हैं तुम किस तरह से फेल होते हो कि सक्सेसफुल। दूसरे दिन की सुबह जीशान रघु के घर चला जाता है और वे दोनों काम पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेटा जीशान, रघु और तुम काम पर तो जा रहे हो, लेकिन बेटा अपनी होशियारी अपने ही काम आती है। वहां पर तुम दोनों भाइयों की तरह रहना। अब रघु की जिम्मेदारी जीशान तेरे पे है। अंकल, आप बेचिंता रहो। रघु मेरे साथ काम पर जा रहा है, इसे थोड़ी सी भी तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। और कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, बीच बीच में आपसे मिलने आ जाया करेंगे। ठीक कह रहे हो जीशान, तुम बीच बीच में मिलने आ जाया करो रघु। कभी हमने ज्यादा दिनों के लिए खुद से दूर नहीं किया है। माँ, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं कोई अकेला थोड़ी जा रहा हूँ, मेरे साथ जीशान तो है। अगर कभी तुम्हारी याद आएगी तो मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। कुछ देर बाद वे दोनों वहां से निकल जाते हैं। चलते चलते दोनों को रास्ते में ही अंधेरा हो जाता है। वे दोनों पहली बार अपने गांव से बाहर निकले हैं। उन्हें काम देखने के लिए किसी बड़े शहर में जाना होगा और उससे पहले एक घना जंगल पड़ता है। उसे पार करके मेन रोड आता है। वहीं से शहर के लिए बस जाती है। रघु और जीशान घने जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी घनी शाखाओं के कारण सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। हल्की हवा चलती तो पत्तों की सरसराहट होती, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। रघु ने धीमी आवाज में, मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है क्या? जीशान ने इधर उधर देखते हुए जवाब दिया, हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। और वे दोनों वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। रात बहुत हो चुकी थी। वे दोनों थक भी गए थे। रुकने के लिए कोई घर या ढाबा ढूंढ रहे थे। वे थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि एक चाय की दुकान दिखाई दी। उसे देखकर उन दोनों की जान में जान आ गई। उस दुकान पर एक चाय वाला था और एक और व्यक्ति था जो उस चाय की दुकान पर चाय लेने आया था। वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तुम्हें उस छलावा के बारे में कुछ पता है क्या? हाँ, वो अब तो दिनों दिन और भी खतरनाक होता जा रहा है। पहले तो वह कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित था, अब तो कहीं भी कुछ कर देता है। हाँ भाई, ये तो भटकती आत्माएं हैं। इनका क्या ठिकाना आज यहाँ तो कल कहीं और। अब जाने ये आत्मा किस मुसाफिर पर हावी होगी। वैसे जिस पर यह आत्मा हावी हुई है उसे जिंदा नहीं छोड़ा है, उसे किसी न किसी रूप में आकर अपने साथ ले जाती है। इन सब बातों को जीशान और रघु दोनों वही खड़ा होकर सुन रहे थे। चाय वाले की ऐसी बातों को सुनकर उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर पहले जंगल में अजीब सी आवाजें सुनी। जीशान चाय वाले से कहता है, बाबूजी, आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या मरे हुए लोगों की आत्माएं अब भी जिंदा रह जाती हैं? हाँ भाई, मरे हुए लोगों की आत्माएं जिंदा रहती तो हैं, लेकिन कुछ ही लोगों की। बाबूजी, कुछ ही लोगों की आत्माएं जिंदा रहती हैं, जबकि लोग तो सब एक ही जैसे मरते हैं। मुझे बताओ कि किन लोगों की आत्माएं जिंदा रहती है और क्यों रहती है? हाँ बेटा, आत्मा तो कुछ ही लोगों की जिंदा रहती है, खासकर उन लोगों की रहती है जो अपने जीवन में बुरे कर्म करते हैं, गरीबों पर अत्याचार करते हैं, या फिर कोई अपने वक्त से पहले चला जाता है, तो फिर उनकी आत्माएं मुक्त होने के लिए जगह जगह भटकती हैं। बाबूजी, आपको इस आत्मा के बारे में कुछ पता है जो आप थोड़ी देर पहले बातें कर रहे थे? वो चाय वाला उस आत्मा के बारे में जीशान को बताते हुए कहता है, बहुत समय पहले की बात है। दो चोर, टिंकू और पिंटू, उस जमाने के मशहूर डाकू होते थे। उन पर कोई काम धंधा नहीं, सिर्फ एक ही काम, दिन में सोना और रात में लोगों के साथ लूटपाट करना। उन्होंने उस पीपल वाले रास्ते पर इतना डर फैला दिया कि थोड़ी सी रात होते ही किसी की हिम्मत नहीं होती उस रास्ते से जाने की। एक दिन एक शहर का मशहूर सेठ जो किसी काम से जा रहा था, वैसे सेठ शरीर से तगड़ा और लंबा था और निडर था। वो रिक्शे वाले के पास जाता है और उससे कहता है, अरे भाई, आप मुझे कालपुर तक ले चल सकते हो क्या? अरे ये कालपुर तो पीपल वाले रास्ते में ही पड़ता है। हम अभी आपको कालपुर नहीं पहुंचा सकते, अभी अंधेरा हो गया है। अगर आप चाहें तो सुबह आपको पहुंचा सकता हूं। अरे अगर आपको पैसे ज्यादा लेने हैं तो मुझे वैसे ही बता दो। अगर आपको यहाँ से फुर्सत नहीं है वो भी बता दो, मुझे अभी जाना है। वैसे वो ज्यादा दूर थोड़ी है, मैं तो सफर से थक रहा हूँ इसलिए आपसे कह रहा हूँ, नहीं तो मैं अकेला चला जाता। सेठ जी, हम तो नहीं चल सकते।
आप भले ही पैदल चले जाओ। कालपुर के लिए वो अकेला ही चल देता है। उससे रिक्शे वाले ने मना कर दिया था। इस कालपुर के लिए अकेला जाना बहुत बड़ी चुनौती थी। इन रिक्शे वालों के भी भाव बढ़ गए। मैं उसे अच्छा पैसा दे रहा था, तब भी बहाने बनाए जा रहा था। इस तरह से मन में सोचता हुआ सेठ चलता जा रहा था। कुछ देर बाद वो आखिरकार पीपल वाले रास्ते पर पहुंच ही जाता है। उसी रास्ते से कुछ दूर दोनों चोर अपनी आंखें फाड़े हुए सेठ को देखे जा रहे थे। देख रहे हो पिंटू, शिकार खुद शिकारी के पास चल के आ रहा है। हाँ टिंकू, आ तो रहा है। ये थोड़ा धनवान भी लग रहा है। आज तो हमारे भाग खुल जाएंगे। इसके पास जरूर ही बहुत सारे पैसे होंगे। वे दोनों उस सेठ के पास जाते हैं। अरे ओ बुड्ढे, तू यहाँ कैसे आया है? ये इलाका हमारा है। इस इलाके पे हमारा राज चलता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस इलाके में आने की? भाई, इलाका तुम्हारा है तो मैं क्या तुम्हारे इलाके को अपने साथ ले जा रहा हूँ? मैं तो बस पैदल पैदल यहाँ से गुजर रहा हूँ। अबे बुड्ढे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमसे जवान लड़ाएगा? हम तेरी जवान को खींच लेंगे। मैं जवान नहीं लड़ा रहा हूँ, तुमको बता ही तो रहा हूँ। हमें मत बता हमें क्या करना है। पिंटू, इसकी तलाशी ले, देख इसके पास क्या क्या सामान है और इसके सामान को जब्त कर लो। अरे भाई, ये क्या बेहुदापन है? कोई आदमी गुजर रहा है तो क्या तुम उसके पास जो मिलेगा उसे छीन लोगे? ये सब ठीक नहीं है बेटा, सब भगवान देखता है। अरे ओ बुड्ढे, ज्यादा होशियार बनने कोशिश मत कर, नहीं तो अभी तुझे तमिंचे पर डांस करवा दूंगा। जो है तेरे पास उसे जल्दी जल्दी हमें सौंप दे, नहीं तो तेरे साथ ठीक नहीं होगा। अरे भाई, ये कैसी जबरदस्ती है? यहाँ से जाने के लिए तुम लोग तमिंचे की बातें कर रहे हो। अबे हमें बातों से पका मत, नहीं तो हमारा मूड खराब हो जाएगा। तो फिर देखना क्या होगा। वे दोनों चोर सेठ पर तमंचा को तान देते हैं। सेठ बेचारा अकेला क्या करता। अपने पास जो भी था उसे दोनों को देकर वहां से चला जाता है। उन दोनों को सारे सामान को देकर वो कालपुर गांव पहुंच जाता है। वैसे ये सेठ भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। ये पूरा बदमाश प्रवृत्ति का सेठ है। गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो उन दोनों चोरों को जानते हैं। सेठ को ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो उन चोरों का असली ठिकाना बता सके। सेठ उन लोगों के पास पहुंच जाता है जिन्हें चोरों का असली ठिकाना पता होता है। अरे भाई, तुम लोग उन लोगों को जानते हो क्या जो पीपल वाले रास्ते पर लूटपाट करते हैं? तुम कौन हो और हमारे गांव में आके हमारे गांव के लोगों के बारे में पूछ रहे हो? मैं एक सुनार हूँ। आज मैं शहर से वापस लौट रहा था कि दो आदमी आए और मेरे पास कुछ बेशकीमती सोने के आभूषण थे। उनको उन्होंने जबरदस्ती मुझसे छीन लिया है। अगर उन्होंने छीन लिया है तो हम क्या करें? हम कोई पुलिस थोड़ी है जो उनके लिए हम चोरों के पीछे भागे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि तुम लोग चोरों के पीछे भागो। तुम लोग इसी गांव के हो, तुम्हें उन चोरों के बारे में कुछ पता होगा। अगर वो पकड़ में आ जाए तो इसमें तुम्हारा भी फायदा हो सकता है। मैं कुछ समझा नहीं, हमारा फायदा कैसे हो सकता है? फायदा होगा तो तुम्हारा होगा। तुम्हारे लिए फायदा मैं करूंगा। अगर तुम उन्हें पकड़कर मेरे हवाले कर दोगे तो इनाम के तौर पर तुम्हें वो सारा माल तुम्हें दे दूंगा जो उनके पास होगा, और उन्हें पीटने के लिए तुम्हें अलग से पैसा मिलेगा। तो ठीक है, हमारी तरफ से इस सौदे को पक्का समझो। हम उन चारों को पकड़कर आपके हवाले कर देंगे और जो उनके पास निकलेगा वह हमारा होगा। वे दोनों लोग सेठ की बातों में आ जाते हैं और उन दोनों चोरों को पकड़ने के लिए वहां से चल देते हैं। गांव की चौपाल पर कुछ लोग इकट्ठे रहते हैं। वे तीनों वहीं जाकर खड़े हो जाते हैं। वहां अनेक लोग मौजूद होते हैं, वहां से चोरों का पता लग सके। वहां चौपाल पर ही गांव का मुखिया भी बैठा होता है। उस मुखिया के सामने उन दोनों ने सेठ के साथ हुआ उसे मुखिया से कहने को कहा। तुम्हारे साथ जो भी उन दोनों ने किया उसे तुम यहाँ के मुखिया को बताओ। तुम्हारे छीने हुए सामान का न्याय मुखिया ही कर सकता है। हाँ भाई, तुम्हारे साथ क्या हुआ उसे मुझे बताओ। तुम्हारे साथ जो हुआ उसका समाधान हम करेंगे। मैं इस गांव का मुखिया हूँ, न्याय करना मेरी जिम्मेदारी है। मुखिया जी, कल शाम को जब मैं शहर से लौट रहा था तो पीपल वाले रास्ते पर मुझे दो लड़के मिले। उन्होंने मेरे पास से कुछ सोना जबरदस्ती छीन लिया। मैंने मना किया तो मारने की धमकी दी। इनके साथ उन दोनों ने बहुत बुरा किया है।
उनकी इससे पहले भी कई शिकायतें हमारे पास आई हैं। उन्हें हमने पहले समझाया भी था, लेकिन वे नहीं मानेंगे। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। मुखिया जी, आप तो हमें बस हुक्म कीजिए। उन चोरों को तो हम एक दिन में ही आपके सामने पेश कर देंगे। यहाँ पर जो लोग मौजूद है वो सुनो। गांव का मुखिया होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि यहाँ कोई भी लूटपाट ना हो, इसलिए मैं उन दोनों चोरों को पकड़ने का आदेश देता हूँ। उस सेठ ने दोनों को अपनी होशियारी से अपनी ओर कर मुखिया से भी मंजूरी ले ली उन चोरों को पकड़ने की। वो गांव का व्यक्ति भी खुश हो गया मुखिया के ऐसे आदेश करते ही। गांव के दोनों व्यक्ति जाकर उन्हें सोता हुआ दबोच लेते हैं।